हेलो एवरीवन। आज हमारा है अध्याय 4 का पार्ट 11 और आज पार्ट 11 में हम जानने वाले हैं कि ढालू सड़क पर कार की गति के लिए क्या एक्सप्रेशन आता है और क्या क्या चीजें हमारे जानने इंपॉर्टेंट है। और हम देखेंगे उदाहरण 4.10। तो आप सभी को पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था। जो कार की गति है वो समतल सड़क पर किस तरह से होती है वो हमने जाना था। तो हमने वहां पे ये जाना था, जब कोई कार एक प्लेन सड़क पर या समतल सड़क पर गति करती है तो इसको जो अभिकेंद्र बल होता है वो कहाँ से मिलता है। यस, वो मिलता है उसके घर्षण से। यानी जो घर्षण बल उस पर लगता है वही घर्षण बल उसे प्रदान करता है अभिकेंद्र बल। तो अब हम यहाँ पे जानने वाले हैं ढालू सड़क पर कार की गति किस तरह से होती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है कि एक ढाल है यहाँ पे, इस तरह से जो बनी हुई है। इस ढाल पर एक जो कार है वो चल रही है। तो हमने ये देखा होगा ढाल पे जब कार चलती है तो वहां पे कौन कौन से फोर्स उसके ऊपर लगते हैं जो उसको अभिकेंद्र जो बल प्रदान करते हैं, जिससे कार जो होती है वर्तुल गति कर पाती है। यानी कि जब हमारे पास कोई ढालू सड़क आएगी तो वहां पर क्या कंडीशन होती है कार को अभिकेंद्र बल प्रदान करने की, तो हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो इस पर आप डायग्राम में देखेंगे और इसके लिए हम एक्सप्रेशन को निकालेंगे, किस तरह से गति इसकी होती है, किस तरह की चाल इसकी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। तो आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कार है और कार पे कौन कौन से बल लग रहे हैं तो आप अच्छे से बता सकते हैं मुझे। जो नीचे की तरफ इससे बल लगेगा वो लगेगा एम जी, क्योंकि इसके वेट के कारण होगा। और ऊपर की ओर लगेगा एक अभिलंब बल एन। ठीक है। और आप जा सकते हैं कि अंदर की ओर जो लगेगा, केंद्र की ओर जो बल लगेगा वो इसका एक घर्षण बल लगेगा। तो यही घर्षण बल जो होगा इसका अभिकेंद्र त्वरण होगा, यानी कि ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर होगा। अगर हम इसको इसके कंपोनेंट में बांटे तो किस तरह से बांटेंगे, देखो इस डायरेक्शन में क्योंकि हमारे पास एन है तो हम इसको दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं। एक होगा एन कॉस थीटा हमारा, और एक हो जाएगा हमारे पास क्या, एक हो जाएगा हमारे पास यहाँ नीचे वाला डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लियरली बना रखा है। नीचे वाला डायग्राम आप देखेंगे, इसी वाले डायग्राम को हमने नीचे बना दिया है। बीच में हमारे पास कार अगेन, ऊपर की ओर हमारे पास एन लग रहा था अभिलंब बल। इसको हमने दो कंपोनेंट में बांटा है, एक हमारे पास है एन कॉस थीटा और एक हमारे पास हो जाएगा क्षैतिज वाला एन साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, एक घर्षण बल है। इस घर्षण बल को भी हमने अगेन बांट दिया है इसके दो कंपोनेंट में, दो घटकों में। एक हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा और एक हो जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा। तो हमने अभिलंब को, जो अभिलंब बल था हमारा उसको, और घर्षण बल को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसको हमने बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, अभी तक हम जिस तरह से अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 36 घटक हो, अगर आप इसको वर्टिकली लाइन जो है हमारे पास है, जो हमारे पास ये वाली लाइन है, जो हमारे पास 36 लाइन है इस तरह की, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से बल आपको लगते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप बोलेंगे हमारे पास जो ऊपर है, ऊपर की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा एन कॉस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। नीचे क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें एम जी दिखाई दे रहा है और एफ साइन थीटा दिखाई दे रहा है। तो एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी प्लस एफ साइन थीटा के। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं हम 4.19 ए। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास अब क्या है ऊर्ध्वाधर, या फिर आप इस वाली लाइन को देखेंगे अगर, और हमारे पास इस वाली लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई देगा कि जो ये वाली लाइन हमारे पास है, ये वाली जो लाइन हमारे पास है अब ये वाली, इस वाली लाइन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा बराबर, ये किसके बराबर होगा। आप खुद सोच के देखिए, जो कार है इसके अंदर जो ये वाला फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यही वो फोर्स है जो इसको अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है। अभिकेंद्र बल इसको प्रदान कर रहा है वो यही वाला फोर्स है, जो क्या है एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटे आर। ये क्या है, ये है अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। पहली इक्वेशन हमने कैसे निकाली है, वर्टिकल वाली लाइन से, जो खड़ी लाइन थी उससे। और दूसरी एक्सप्रेशन हमने कहाँ से निकाला है, जो ऐसे जो ऐसी कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखा थी या हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे हमने निकाला है। ठीक है, ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुके हैं। अब इस एक्सप्रेशन में हम क्या करने वाले, इसी को हम और ज्यादा मॉडिफाई करने वाले, और ज्यादा सिंप्लीफाई इसको करने वाले। हम क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एफ, एफ जो आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे क्या है, स्थैतिक घर्षण को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों इक्वेशन में एफ जो आपको दिखाई दे रहा है, इस एफ की जगह हम क्या रख सकते हैं, आप इसका फॉर्मूला याद कीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर होता है म्यू एस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, म्यू एस एन।
ठीक है। तो इसी को हम क्या रखने वाले हैं, इस वाले इक्वेशन से हमने क्या करना है, एफ की जो मान है उसको रखेंगे पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में। तो जब हम रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये जो पहले समीकरण थे 4.19 ए, उसमें हमने रख दिया है एफ की जगह क्या, म्यू एस एन, इस तरह से। और दूसरे समीकरण में हमने रख दिया इसकी एफ की वैल्यू। तो आप देख सकते हैं दोनों ही समीकरण में हमने वैल्यू रख दी है। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं जो आपके पास यहाँ पे भी एन कॉस थीटा है, इधर भी आपके पास एन आपको दिखाई दे रहा है। तो एन वाले एक्सप्रेशन को आप एक साइड लेके जाएंगे और वहां से आप कॉमन लेंगे एन को। दोनों इक्वेशन में आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। और आप जब ऐसा करेंगे तो आपके फर्स्ट इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। जब हम पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे, इधर आप उसको लेके जाएंगे, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, आपके पास यहाँ से जो है एन की जो है एक मान आ जाएगा। आपके पास जब एन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बेसिकली यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो आपके पास एन जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो एन कॉमन आने के बाद क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इक्वल टू के उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ से एन की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जो आपके पास एन की वैल्यू आ रखी होगी उसको आप इस वाले इक्वेशन में पुटअप करेंगे, जहाँ पे आपको एन दिखाई दे रहा है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे हमें एन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम एन का मान रख देंगे और यहाँ से इसके आगे सॉल्व करेंगे इसको। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा एन का मान रखने पर 4.20 बी में, 4.20 बी में। उसके बाद अब क्या करना है, हमें जो निकालना है यहाँ से निकालना है वी अधिकतम। वी क्या है, चाल। हमें ये देखना है जो ढालू सड़क पर जो कार गतिमान है उसमें उसका वेग, उसका अधिकतम वेग कितना है। याद कीजिए हमने समतल सड़क में भी उसका वेग ही कैलकुलेट किया था। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें निकालना था वी अधिकतम। तो यहाँ से हमारे पास वी अधिकतम की वैल्यू जो है निकल कर आ जाती है, इस तरह का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये फाइनल था, लेकिन अगर इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास एक ऐसी मान लेते हैं जो म्यू एस है, इसका अगर हमारे पास जीरो मान है, अगर म्यू एस हमारे पास जीरो है, मान लेते हैं म्यू एस हमारे पास अगर जीरो है इस इक्वेशन में, तो पिछली इक्वेशन में जो अभी अभी मैंने निकाली थी वहां पे अगर आप म्यू एस बराबर जीरो रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा वी नॉट बराबर आर जी टेन थीटा की पावर हाफ। तो इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास तब आएगा जब हमारे पास म्यू एस जो है वो जीरो हो जाएगा। म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण गुणांक। इस केस में आप देख सकते हैं कि इस चाल पर अगर वो कोई कार है या कोई भी व्हीकल हमारे पास है, अगर वो इस चाल पर है तो आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए उसे कोई भी घर्षण बल की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है। कैसे पता चला हमें, आप इक्वेशन को अगर ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे कोई भी घर्षण बल का टर्म यहाँ पे नजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास इस तरह की चाल होगी, वी नॉट बराबर अगर हमारे पास ये होगा, ये एक्सप्रेशन होगा, तो हमें उस अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए कोई घर्षण बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारे पास ढालू सड़क के लिए एक्सप्रेशन। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण 4.10 की तरफ। तो 1.0 में पूछा गया है कि 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार, ठीक है। तो समतल सड़क पर चल रहा है कोई साइकिल सवार, उसकी गति है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल। साइकिल सवार चल रहा है, वो बिना चाल को कम किए 3 मीटर त्रिज्या का तीर वर्तुल मोड़ लेता है। टायरों और सड़क के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.1 है। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा। देखिए इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, हमें अगर आप याद करेंगे अभी हमने जो सॉल्व भी किया था वैसे, तो जो साइकिल सवार है बिल्कुल समतल सड़क पर जो है चल रहा है। जब वो चल रहा है तो उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब उसे क्या करना है, आगे से क्या करता है, जब वो समतल सड़क पे चल रहा था जिस स्पीड से, उसने अपनी स्पीड को कम नहीं करा और वो क्या करा, वो वर्तुल मोड़ आया और ऐसे वो वर्तुल मोड़ में, वर्तुल जो मोड़ था मतलब सर्कुलर जो मोड़ आया उस पर वो मुड़ गया। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है अगर उसकी चाल सेम रहती है जिस चाल से वो समतल सड़क पर चल रहा था, तो क्या वो फिसलेगा साइकिल से, क्या वो साइकिल सवार जो है वो मोड़ जब ले रहा होगा तो क्या वो फिसल कर गिर जाएगा या फिर नहीं गिरेगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, जिसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। देखो हम जानते हैं कि समतल सड़क पर जो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा होता है, यानी जो उसको अभिकेंद्र बल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, वो अभिकेंद्र बल उसे मिलेगा घर्षण बल से। यानी अगर उसे गिरना नहीं है तो उसका जो सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, मान लेते हैं सेंटीमीटर फोर्स जो है वो एफ ई है, वो सेंटीमीटर फोर्स उसका कम या फिर बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन से।
ठीक है। अगर उसको साइकिल सवार गिरेगा नहीं, तो अगर ये एक्सप्रेशन हमारा फुलफिल हो जाता है तो वो साइकिल सवार गिरेगा नहीं। अगर ये फुलफिल नहीं होता है, ये कंडीशन सही नहीं होती है, तो वो गिर जाएगा। ठीक है। तो एफ ई जो हो जाता है वो इसके बराबर होना चाहिए। तो एफ ई क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन आपको पता है, वो होता है एम वी स्क्वायर बटे में आर। इसका हम यहाँ से एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल का, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है ये वाला। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है हम सभी जानते हैं। इसका एक्सप्रेशन होता है म्यू एस एन, और एन बराबर होता है एम जी के। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास जो है v की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी कि v स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। तो यही हमने आगे लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम उसको समझने से पहले, सॉल्व करने से पहले कुछ देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सपाट सड़क या फिर समतल सड़क पर अकेला घर्षण बल ही साइकिल सवार को बिना फिसले वर्तुल मोड़ के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अगर साइकिल सवार को वर्तुल मोड़ लेना है तो उसको घर्षण बल ही होगा जो उसको क्या करेगा, अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। लेकिन यदि चाल बहुत अधिक है और मोड़ जो है वो बहुत तीव्र होता है, तो घर्षण बल क्या होता है, अभिकेंद्र बल प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं होता है। मतलब प्रदान करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है, आवश्यक तो है लेकिन वो पर्याप्त नहीं हो पाता है। और साइकिल सवार अगर पर्याप्त नहीं होगा तो साइकिल सवार क्या हो जाएगा, फिसल कर गिर जाएगा। जो कंडीशन होनी चाहिए, अगर साइकिल सवार को गिरना नहीं है फिसल कर, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया था, बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो साइकिल सवार उस साइकिल से गिरेगा नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो साइकिल सवार उससे गिर जाएगा। कैसे? आप क्या करना है, आपको क्या करना है, वी स्क्वायर कैलकुलेट करना है पहले। देखिए चाल हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, उस चाल को आप कैलकुलेट करेंगे। फिर आपको कैलकुलेट करना है ये वाला टर्म। हमारे पास स्थैतिक घर्षण गुणांक भी गिवन है, आर भी गिवन है, और जी की वैल्यू भी हमें पता होती है। अगर आपको इसको लिखना है, इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर आपके पास ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो साइकिल सवार नहीं गिरेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, साइकिल सवार साइकिल से गिर जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर आप म्यू एस आर जी को सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू रख देंगे, आर की वैल्यू रख देंगे, और जी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2.94 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब कैलकुलेट करते हैं वी स्क्वायर को। जब हम वी स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखेंगे क्वेश्चन में वी हमारे पास दे रखा है 18 किलोमीटर प्रति आवर। तो याद रखिएगा, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास किलोमीटर आर में क्वेश्चन दे रखा होता है, तो इसको हमें चेंज करना होता है मीटर पर सेकंड में। कैसे सॉल्व करेंगे आप मीटर पर सेकंड में? आप इस वाले को, यानी कि 18 जो हमारे पास दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, मीटर पर सेकंड में क्या करना है, चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 5/18, 5/18 से आप उसको सॉल्व करेंगे, और तब आपके पास जो है आंसर जो है मीटर पर सेकंड में निकल कर आ जाएगा। और जो आपके पास रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5। तो 5 मीटर पर सेकंड को ही आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप वी स्क्वायर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप खुद से कंपेयर कीजिए और मुझे बताइए क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रखी है। देखिए हमारे पास वी म्यू एस आर जी जो है वो आ रखा है 2.94, और जो बी स्क्वायर है वो आ रहा है 25। तो यहाँ पर जो है बी स्क्वायर वो कम होना चाहिए था या फिर बराबर होना चाहिए था इससे, लेकिन ये तो ज्यादा आ गया है। इसका मतलब साइकिल सवार वो मोड़ लेते हुए, उसी चाल से वो मोड़ लेते हुए गिर जाएगा। तो ये शर्त जो है वो पालन नहीं हो रहा है, इसलिए वो फिसल कर गिर जाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं रिव्यू, हमने क्या क्या जाना। हमने जाना कि ढालू सड़क पर कार की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के लिए घर्षण बल की आवश्यकता नहीं होती है। कब आवश्यकता नहीं होती है? म्यू जीरो जब म्यू एस जो होगा जब म्यू एस जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के, उस समय घर्षण बल की आवश्यकता हमें नहीं होती है। आवश्यक शर्त ये थी कि आपको विद्युत गति पता होना चाहिए और थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री। सो नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे उदाहरण 4.11 को, और यांत्रिकी में समस्या को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, न्यूमेरिकल्स को, वो हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम देखेंगे एग्जाम्पल 4.12 को। तो तब तक के लिए थैंक यू।